हेलो टेंथीज, वेलकम टू योर MIQ सेशन। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पोएम्स के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इफ यू मिस्ड आउट ऑन दैट वीडियो, आई हाईली रिकमेंड यू गो चेक दैट आउट। आइए शुरू करते हैं। इट वोंट टेक वेरी लॉन्ग। आई विल गिव यू 1 or 2 क्वेश्चंस पर चैप्टर और मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। लेटर टू गॉड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, लेंचो कॉल द रेनड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, व्हाई डिड ही से सो? अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यू कॉइन्स बोलने में ही एक आयरनी है और ये इस क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन भी आ सकता है आपके पास। पहली बात तो न्यू कॉइन्स इसलिए बोला था क्योंकि रेन की वजह से गुड हार्वेस्ट आनी है और गुड हार्वेस्ट से मनी आनी है, तो ये न्यू कॉइन्स हो गए। आयरनी इसमें ये है कि हेल लुक्स मोर लाइक कॉइन्स, रेन से ज्यादा हेल कॉइन्स की तरह लगते हैं, बट उससे डिस्ट्रक्शन हुआ, पैसे नहीं आए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये एक एक्सटेंशन है जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आयरनी क्या है। सिंपल ये क्वेश्चन है कि न्यू कॉइन्स क्यों बोला था, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है जो आप यहां पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी आपको सारे आंसर्स बिकॉज आपको पढ़ना आता है। आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर रख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए देन प्लीज ड्रॉप द कमेंट PDF and I will make that available for you. Moving on to the next question. Lencho did not bother exploring other means but simply relied on God to resolve the situation. Was this justified? Why or why not? बहुत ही typical long answer question है ये, और इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्यों बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन? क्योंकि इसमें आप यस भी बोल सकते हो, नो भी बोल सकते हो, मे भी बोल सकते हो, यस एंड नो भी बोल सकते हो, लिटिल बिट ऑफ यस लिटिल बिट ऑफ नो भी बोल सकते हो। आपका स्टांस कुछ भी हो सकता है बिकॉज ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। अब आपको इसको कितने अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं बोलूंगी कि नो, लेंचो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था ये करने में। As a matter of fact, Lencho got very lucky that his letter somehow reached a good-hearted person who bothered to go out of his way to help him. वरना ऐसा नहीं होता है। For so many things to work out, for the letter to actually reach the right person, for the right person to have the means to help Lencho, all of this is very unlikely to happen. तो लेंचो का जो तरीका था करने का वो जस्टिफाई नहीं था। Can the fact that the postmaster helped Lencho be a justification for the existence of God? Maybe. आप ये कह सकते हो कि क्योंकि लेंचो के पास इतना फेथ था तभी भगवान ने पोस्टमास्टर के जरिए से लेंचो की मदद की। ये भी आपका एक जस्टिफिकेशन हो सकता है। जो भी आप बोलना चाहते हो आप बोलो, लेकिन उसको अच्छे तरीके से फ्लैश आउट करके जस्टिफाई करो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सैंपल आंसर ये रहा आपके लिए। You can read this. I am moving on to the next question, which is what impression of the postmaster do you form after reading the story? Obviously कोई भी ये बोलेगा नहीं कि पोस्टमास्टर गलत इंसान है। पोस्टमास्टर का बेसिक कैरेक्टर स्केच आप देखो तो he is kind, he is empathetic, he is good-hearted, यही एडजेक्टिव्स आपको मिलेंगे। तो पोस्टमास्टर का इंप्रेशन मेरे जहन में, मेरे मन में तो यही आता है that he is an extremely sensitive and empathetic man. A lot of us feel bad और हमें लगता है बुरा देखकर कि काश इसके साथ कुछ और बुरा ना हो, काश सब कुछ अच्छा हो जाए, hope for the best, I pray for you. But none of us actually take the, or very few of us actually take the initiative to help somebody that we don't know. Lencho is a complete stranger to the postmaster. पोस्टमास्टर हंसता, थोड़ा बैड फील करता और बोलता चलो मूविंग ऑन विद माय डे। हम अपने करीबी दोस्त लोगों की ही मदद नहीं करते हैं, तो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर की मदद करना, अपने पेचेक में से पैसे देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा इंप्रेशन पोस्टमास्टर का यही है that he is extremely sensitive and extremely empathetic. Here is a sample answer. This is not the only possible answer, but this is an example of how you can word your answer. ठीक है,
चलिए मूविंग ऑन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर आ गए हम। क्वेश्चन है, व्हाई डिड मंडेला's hunger for the freedom of self turn into the hunger for freedom for all of his people? इसको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्यूटीफुल तरीके से नेल्सन मंडेला ने खुद ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंपल सी बात है, जब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फ्री हूं, तो मेरी तरह दिखने वाला कोई भी इंसान फ्री नहीं है। और अगर समहाउ मैंने अपनी फ्रीडम गारंटी कर ली, तो कल को मेरे बच्चों को वो सेम फ्रीडम नसीब होगी कि नहीं, ये मैं गारंटी नहीं कर सकता, बिकॉज दे लुक अ सर्टेन वे। सो लोगों की लाइफ के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं दैट डिस्पाइट बीइंग ब्लैक दे एस्केप्ड डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया कुछ लोग ऐसे हो सकते थे जो अंग्रेजों के राज में बहुत खुश थे, उनकी जिंदगी मस्त चल रही थी, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि इफ आई कैन गारंटी इट फॉर माई सेल्फ इन माई ऑड सर्कमस्टांसेस, doesn't mean I can guarantee it for my kids, for their kids, for the future, for anybody। तो जब तक कोई भी एक इंसान जो मेरी तरह दिखता है उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हम सबके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ये नेल्सन मंडेला का थॉट प्रोसेस था जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ऑलराइट, next, discuss the scene of the inauguration ceremony. Who took oath in the ceremony? Why was it a historic occasion for South Africa? तो पहले इस आंसर को आपने कैसे लिखना है, नॉर्मली चीजें एक्सप्लेन करनी है कि वहां पर क्या वातावरण था, क्या एनवायरनमेंट थी। और रीजन आई लाफ्ड एट द वर्ड वातावरण है क्योंकि मैंने अभी वो ए दिल है मुश्किल देखी थी रिसेंटली, सो उसमें ही एक जोक है। एनीवे, सो या यू विल एक्सप्लेन व्हाट इट लुक लाइक, वहां पे क्या हो रहा था, कैसे अलग अलग देशों के सबसे इंपॉर्टेंट लोग वहां पर गैदर हुए थे टू witness this historic event. So first you give a factual description as given in your chapter, all right, and then you answer the next part, why was it a historic occasion? Because एक ऐसा सिस्टम जो इतना ऑप्रेसिव था, अपार्थाइड, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, तो इतना ऑप्रेसिव सिस्टम था, उसको ओवरथ्रो करके, ये नहीं है कि एक वाइट बंदा ही प्रेसिडेंट बनके बोल रहा है कि अब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, अब से कोई अपार्थाइड नहीं होगा। नो, the highest and most important position and office in the country now belongs to a black man. The very race that was treated like slaves in their own country, that were discriminated against, उन्हीं का एक इंसान आज सबसे important office संभाल रहा है। So that is a historical occasion, a historical achievement, slap on the face of apartheid, and here is an answer that you can take a look at. Next, freedom is inconsequential if it is behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. How would you explain the statement? Explain with suitable examples from real life. तो ये एक बहुत typical question है long answer का, जिसमें आपको actually में story से related facts नहीं पूछे जाएंगे, chapter से related points नहीं पूछे जाएंगे। It wants to, this kind of a question wants to understand what you have learned from the chapter, because that is the point of language and literature, for you to be able to express your own opinions, your own thoughts, your own lived experiences by learning about how other people express themselves. Pollution. Sorry. Moving on. हाँ, नहीं, नॉट मूविंग ऑन, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, तो कि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस पढ़ के वो समाव आपके साथ रेजोनेट करते हैं, आपको वो वोकैबुलरी, वो लैंग्वेज, वो सेंसिटिविटी मिलती है कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सको। यही पॉइंट है लिटरेचर का। तो जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, उनको आपके मेमोराइजेशन स्किल्स नहीं टेस्ट करने कि इसको कितना याद है स्टोरी में से। They want to test what you learned from the story, how it affected you, how it became a part of your life and your experience. तो यही चीज इस क्वेश्चन में टेस्ट हो रही है। नेल्सन मंडेला ने हमें फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझाया अपने नजरिए से, हमने उनका नजरिया समझा, हमने अपना पर्सपेक्टिव वाइडन किया, ब्रॉडन किया, हमने समझा कि कैसे कैसे कुछ चीजें हैं जिसको हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो हमारे पास है, पर उसके लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिर हम लोग सीखते हैं कि फ्रीडम इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है इफ इट इज बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। अगर लोगों की सोच ही खराब है, ऑन पेपर मेरे पास फ्रीडम है,
तो क्या हुआ अगर लोगों की सोच में वो फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसका हम एग्जाम्पल अपने आसपास कितने अच्छे से देख पा रहे हैं अभी, विच इज सो सैड कि कहने को अमेरिका इज अ फ्री कंट्री एंड एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स देयर, पर आपने वहां पे पुलिस ब्रूटैलिटी देखी है कितनी होती है ब्लैक लोगों के अगेंस्ट। कहने को इंडिया इज अ फ्री कंट्री, सब इक्वल है बिफोर द लॉ, बट आप देखते हो दलित्स के साथ, SC ST कम्युनिटी के साथ डेली बेसिस पे कितनी वायलेंस हो रही है, कितनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, यहाँ पे रिलीजन के नाम पर कितनी लड़ाइयां हो रही है। सो यू सी दिस एवरीडे दैट फ्रीडम इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। अगर लोगों की सोच में ही ये प्रेजुडिस है, और लोग ये सोच ही फैला रहे हैं कि वो गंदा है जस्ट बिकॉज वो ये रिलीजन फॉलो करता है, या जस्ट बिकॉज वो इस कास्ट में पैदा हुआ, या वो इस रंग का है, इस बेसिस पे ही जब आप अपनी लाइफ जीते हो तो लॉ क्या कहता है उसका कोई मायने नहीं रहता है। So these are the real life examples that you need to give, and this is how you need to explain. Here is a sample answer. Moving on to the next chapter, which is 2 stories about flying, first flight and black aeroplane. पहली story, what made the young seagull finally fly? What was the role of his mother? उसकी मदर का क्या रोल था? ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत कॉमनली आता है एग्जाम में। तो पहली बात तो यंग सीगल को उसकी जो भूख थी उसने मोटिवेट किया, और ये हम लोग मेटाफोरिकली भी बोलते हैं कि जब तक आपको किसी चीज की भूख ना हो तब तक आप वो हासिल नहीं करते हो। यंग सीगल को तो लिटरली भूख लग रही थी, उसने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया हुआ था। सो इन दैट डिलीरियम जब उसने फिश देखी तो वो फाइनली उसने फ्लाई किया, बिकॉज उसकी एक बहुत बेसिक नीड मीट नहीं हो रही थी। ही वाज डेस्परेट, सो इट वाज डेस्परेशन दैट मेड हिम फ्लाई। मदर का रोल क्या था? मदर न्यू की एक ट्रिगर बन सकता है यंग सीगल के लिए। ये अपने फियर से इतना क्लाउडेड है कि एक बहुत बेसिक सी चीज नहीं कर पा रहा जो उसको कर लेनी चाहिए, तो उसको इस फियर से खींच के सिर्फ एक और प्राइमल चीज निकाल सकती है जो कि है भूख, क्योंकि इंसान नेक्स्ट अगर भूखा रहेगा तो नेक्स्ट चीज उसके मरना ही है। तो अब मदर ने इस चीज को एक्सप्लॉइट किया, मदर ने अलग टैक्टिक यूज किया। इंस्टेड ऑफ शोइंग लव एंड अफेक्शन, सिर्फ से अरे बेटा फ्लाई करके देख लो मेरे बच्चे, प्लीज फ्लाई, ट्राई फ्लाइंग, आई विल सपोर्ट यू, व्हिच इज आल्सो अ टाइप ऑफ पेरेंटिंग। यहाँ पर मदर ने टफ लव का इस्तेमाल किया और बोला कि ये कैसे नहीं उड़ेगा, इसको जब रियलाइज होगा कि इसको ये करना पड़ेगा वरना वो मर जाएगा तो ये करेगा। तो मदर ने उसको एक्चुअली में प्रिपेयर किया रियल लाइफ के लिए, एंड सीगल के इंस्टिंक्ट्स बाहर निकल कर आए। तो मदर का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। टफ लव डिस्प्ले किया मदर ने, ये एक्सप्लेन किया गया है आंसर में, आप देख सकते हैं। मूविंग ऑन, recall the experience of the pilot of the Dakota inside the black clouds. Nothing here, you just have to paint the same image that the narrator had painted in the chapter, कि कैसे जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे वो 2 ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे, अंदर जाके सारा कुछ मैल फंक्शन करना शुरू कर गया, सब कुछ डेड हो गया। he could not contact anybody, ground staff के साथ कोई contact नहीं था, compass नहीं चल रहा, everything went haywire and he thought that he was going to die. That's all you have to explain. Here is a sample of that. And then obviously the mysterious airplane, black airplane comes and guides him out. अब वो क्या था ये आपके ऊपर है, आप जैसे इंटरप्रेट करना चाहो इंटरप्रेट कर सकते हो। From the diary of Anne Frank, next chapter. Here we are. Anne had loving parents and a number of friends. Even then she thought she was alone. Why? So Anne explains this in the chapter, and this is something we all feel from time to time, कि आपको कोई प्यार करे वो अलग चीज है, पर आपको कोई समझे वो अलग चीज है। और बहुत रेयरली हमें कोई मिलता है जो हमें समझ पाता है, ट्रूली समझ पाता है। तो दोस्त होना नॉर्मल है, आप किसी से रोज मिलोगे, स्कूल में मिलोगे, कहीं और मिलोगे, आपकी दोस्ती हो ही जाएगी, आपका कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश हो ही जाएगा, आप नॉर्मल बातचीत डे टू डे लाइफ के बारे में कर ही लोगे। पर आपकी जो दिल के अंदर की बातें हैं, जो अक्सर रात को निकल के आती है, आपके दिमाग में चलती है, जिनको आप कंफर्टेबल नहीं फील करते सबके साथ शेयर करना, उन बातों को समझना, उसके लिए कोई इंसान होना आपकी लाइफ में, वो थोड़ा सा रेयर होता है। So that's what Anne was missing. That didn't mean she didn't love her friends or she didn't love her family, but she didn't find anyone who truly got her. And that's why her diary was something that she valued, क्योंकि उसको लगता था कि मैं कुछ भी बोल दूंगी, मेरी डायरी मुझे जज नहीं करेगी और मेरी डायरी मुझे समझेगी। And here is an answer for that. Next, Mr. Keesing punished Anne by giving her an essay to write. What do you think about this kind of punishment?
So personally what I think this is very good innovative punishment. अगर आप traditional punishment methods को देखोगे तो बहुत ही बेकार है. ट्रॉमा देने वाले मेथड्स हैं कि आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो, मार रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, फिजिकली अब्यूज कर रहे हो, इमोशनली अब्यूज कर रहे हो. इससे इंसान सीखता नहीं है, इससे इंसान और ट्रॉमेटाइज ही होता है. यहाँ पर जो मिस्टर कीजिंग ने किया, उन्होंने एक तो एन को सोचने पे मजबूर किया कि वो कर क्या रही है. अब जब आप किसी चीज के बारे में ऐसे लिखने बैठोगे तो आप सोचोगे कि मैं क्यों इतना बोलती हूँ. तो एन को इंट्रोस्पेक्ट करना सिखाया. ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट नहीं थी, फन क्रिएटिव पनिशमेंट थी. एंड मिस्टर कीजिंग ने खुद एन का पर्सपेक्टिव भी समझा. एंड इवेंचुअली ही इज लाइक कि इसने मुझे अच्छी जस्टिफिकेशन दे दी, अब मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा. सो ओवरऑल मिस्टर कीजिंग वाज अ वेरी मैच्योर, इवॉल्व्ड पर्सन, गुड टीचर, जिन्होंने अपना भी थॉट प्रोसेस चेंज किया एन के ऐसे के बेसिस पे. एंड दिस पनिशमेंट वाज गुड, इनोवेटिव एंड एक्चुअली हेल्पफुल. All right, that's the answer. Next, glimpses of India, again 3 parts mein divided. After reading a paper from Goa, do you think traditions, heritage, value and practices are roots that nourish us? Why or why not? I, in this case, would definitely say yes, they are roots that nourish us. You can give a why not argument as well. In fact, we can try doing that. The reason why I think traditions, heritage, values and practices are roots that nourish us is because from a very sociological, psychological दोनों perspective से इंसान identity का भूखा होता है. If a person feels like they belong somewhere, then they feel at peace, they feel at home and their basic needs are met, their basic emotional needs are met. तभी हम लोग बिरादरी, society, community ये सब बनाने की कोशिश करते हैं और ये काफी हद तक हमारे पास ट्रेडिशन और हेरिटेज से आता है. जैसे जैसे आप और डाइवर्स ग्रुप में जाओगे वैसे वैसे आपका दायरा भी बढ़ता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया में रहते हुए आप बोलोगे मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तुम साउथ इंडियन हो, तो मैं तो नॉर्थ इंडियंस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ. लेकिन यही आप अमेरिका, कनाडा, अब्रॉड कहीं चले गए पढ़ाई करने बाद में, तो वहां पे आपको एक साउथ इंडियन भी मिलेगा तो आपको बोलेगा ये तो मेरा बंदा है, ये तो मेरा आदमी है, मैं तो इसके साथ रहूंगा, हम इंडियंस हैं. आफ्टर अ पॉइंट आपको पूरे साउथ एशियन डायस्पोरा से जो भी मिलेगा आपको थोड़ा अपनापन फील होगा. वो बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, पाकिस्तानी हो, आपको लगेगा कि हम लोग थोड़े से सिमिलर है. सो वो दायरा बढ़ता रहता है जैसे जैसे आप और बाहर निकलते हो और एक्सपोज होते हो. सो द रीजन व्हाई this is from a sociological, psychological perspective. Another thing why it nourishes us is because it gives us a story. It gives our life a story. It gives our life a meaning. For example, लोगों के लिए family, आगे अपने बच्चे बहुत जरूरी होते हैं. सबके लिए नहीं होते, बहुत लोगों के लिए होते हैं. उनकी लाइफ का मकसद ही होता है कि मैं पढ़ लिख के कमाऊं ताकि कल को मेरी फैमिली हो. अब आप फैमिली को क्या दोगे? आप अपने ट्रेडिशंस ही तो दोगे, आप अपना कल्चर ही तो दोगे. यही सारी चीजें तो हैं जो फिर बाद में आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन याद करेंगे कि ये हमारे परदादा के टाइम से चलता आ रहा है, या मेरी परनानी ने ये मुझे दिया था कुछ हैंडलूम जो आज तक मेरे पास है. सो दीज आर द थिंग्स दैट गिव आवर लाइफ अ स्टोरी. दैट्स वन आर्ग्यूमेंट. व्हाई नॉट अगर हम सोचने की कोशिश करें तो मैं ये बोलूंगी कि कल्चर और ट्रेडिशंस, हेरिटेज एंड वैल्यूज, दीज आर वेरी टाइम बाउंड थिंग्स. एंड ये एक्चुअली मेरा एक्चुअल ओपिनियन ये है जो मैं अब आपको दे रही हूँ. समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, बट दे देती हूँ, व्हाई नॉट. ये सारे वक्त के साथ बदलने वाली चीजें हैं. दुनिया सेम नहीं रहती है, चेंज होती रहती है. और अगर हम वही पुरानी सोच, पुराने ट्रेडिशन, पुराने वैल्यूज को आज की लाइफ में इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लमैटिक है. फॉर एग्जाम्पल, ये जो पोर्चुगीज ट्रेडिशंस है आप उनको रोमांटिसाइज कर सकते हो, लेकिन अगर हम उनको आज की दुनिया के वैल्यूज के हिसाब से देखें तो कॉलोनाइजेशन वाज अ बैड थिंग. एंड टेक्निकली पोर्चुगीज ने आकर जो गोवन कल्चर था उसको कॉलोनाइज करके इन्फिल्ट्रेट किया है. तो अब और पीछे जाओगे तो ट्रेडिशन और वैल्यूज तो गोवा के कुछ और थे. तो ये तो चेंज होता रहता है. तो आप कब तक इसको जकड़ के बैठे रहोगे, कब तक इसको पकड़ के बैठे रहोगे? इट इज गुड टू नो अबाउट योर ट्रेडिशन, हेरिटेज, वैल्यूज एंड कल्चर, बट यू नीड टू कीप चेंजिंग दीज थिंग्स, ट्वीकिंग दीज थिंग्स, करेक्टिंग दीज थिंग्स as time progresses. That is my actual opinion. आपका जो भी ओपिनियन है आप उसको as an answer लिख सकते हो. ये एक सैम्पल आंसर है. नेक्स्ट, मिचबिल दी ऑटर पे पहुंच गए हैं हम. एंड जनरली ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली बेकर फ्रॉम गोवा से ही आते हैं ज्यादा मात्रा में. दूसरों से आ भी गए तो थोड़े क्रिएटिव क्वेश्चंस आएंगे या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे.
मिचबिल में डिस्क्राइब सम ऑफ द गेम्स मिचबिल लाइक टू प्ले। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनोवेटिव गेम्स मिचबिल अपने आप बना रहा था। उसने सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि जो सूटकेस था उसको टेढ़ा रख के उसने जो पिंग पोंग बॉल के साथ गेम बनाई थी कि एक जगह से फेंकता था दूसरी जगह से उसको कैच करता था। ये सारे गेम्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो देयर इज नो, ये बहुत ही फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के जो फैक्ट्स हैं वो उठाकर बताने हैं। नेक्स्ट आ गया मैडम राइड्स द बस में। व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वल्ली एज मैडम? बिकॉज ऑफ द एयर दैट वल्ली हैज। वल्ली बहुत छोटी लड़की है लेकिन उसने अपने एज के बहुत बियॉन्ड मेच्योरिटी दिखाई है, विजडम दिखाई है, टू बी एबल टू एक्चुअली प्लान आउट दिस एंटायर ट्रिप so meticulously, schedule everything, collect the money, and have the confidence to actually go out in the world and do something that you've never done before. अपने comfort zone से बहुत बाहर चली गई थी एंड अकेले किया उसने ये सब इतनी छोटी एज में। तो वो जो कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट कर रही थी उस कॉन्फिडेंस की वजह से लग ही नहीं रहा था कि वो एक छोटी सी बच्ची है, इसीलिए कंडक्टर ऑल्सो पिक्ड अप ऑन दैट एंड थोड़ा सा उसको थोड़ा मजे, जिसको बोलते हैं मजे ले रहा है, तो उसके लिए उसने उसको मैडम बुलाना शुरू किया। एंड दैट्स द आंसर। नेक्स्ट, हाउ डिड वली फील आफ्टर सीइंग द डेड काउ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये सार है, इस स्टोरी का सार ही ये है कि एक आप जिंदगी में बाहर निकलते हो, आप बहुत उम्मीदें लेकर निकलते हो, बहुत होप लेकर निकलते हो, बहुत खुशी खुशी निकलते हो कि मैं तो ये भी करूंगा, पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। बल्ली के लिए बस राइड वो था, उसको लगा उसकी दुनिया बदल जाएगी और बदली भी, ऐसा नहीं है नहीं बदली, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर देयर आर टू साइड्स टू कॉइन। और दुनिया में जितनी खुशी है, जितना होप है, जितनी एस्पिरेशंस है, उतने ही फेलियर्स हैं, उतनी ही सफरिंग है, उतना ही ग्रीफ भी है। और वल्ली को दोनों एक्सपीरियंस करने को मिला और उसको एक एक्चुअल अच्छा पर्सपेक्टिव मिला जिंदगी पे कि जिंदगी ऐसी होती है। So the entire bus ride and the dead cow, it's all a metaphor for life. And so how did Valli feel after seeing the dead cow? Shocked, saddened. She was deeply affected by this, but then she also found grounding, a sense of maturity. और उसको लगा कि अब वो बड़ी हो गई। ये एक एक्सपीरियंस ऐसा था जिसने उसको थोड़ा सा वाइज किया, बड़ा किया, मैच्योर किया। ऑलराइट, नेक्स्ट सर्मन एट बनारस। अब यही जो थॉट प्रोसेस है ये ब्यूटीफुली कनेक्ट होता है बुद्धा के टीचिंग्स के साथ। तो ये रहा सर्मन एट बनारस। व्हाई डिड द बुद्धा आस्क किसा गौतम, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू डू, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? करने को क्या बोला था ये आपको पता है, मस्टर्ड सीड्स कलेक्ट करो किसी ऐसे घर से जहां किसी की भी मौत ना हुई हो। सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत सिंपल है। देखो, जब आप पे कुछ गुजरती है, आपको कोई कितना समझा ले, कोई कितना लेक्चर दे दे, कोई कितना एक्सप्लेन करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रीफ एक ऐसी चीज है जो अपना वक्त लेकर ही जाता है। आप अगर फेल भी होते हो किसी एग्जाम में, आपको कोई दिलासा दे दे, आपको जब तक ह्यूमिलिएटेड या जब तक बुरा फील होगा तब तक होगा, और फिर एक पॉइंट के बाद आप अंदर से ही रियलाइज करोगे। किसा गौतमी को बहुत लोगों ने समझा दिया कि अब आपका बेटा जो है वो जिंदा नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेथ। वंस ही इज गॉन, ही इज गॉन, देयर इज नो मिरेकल दैट कैन सेव हिम। लेकिन किसा गौतमी के दिमाग में ये बात नहीं घुस रही थी बिकॉज शी वाज सो क्लाउडेड बाय ग्रीफ। तो ये जो क्लाउड है, ये जो फॉग है, इसको बुद्धा ने तोड़ा। कैसे? ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, मैं सच बोल रहा हूं। He made her experience it. The significance of this is that until you experience something for yourself, you will not understand it. किसा गौतमी घर घर गई, हर घर में उसने देखा कि कोई ना कोई मरा हुआ है। इससे उसको बात समझ में आई, उसको अपने एक्सपीरियंस से बात समझ में आई, बुद्धा के बोलने से नहीं समझ में आई। एंड दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द बुद्धा ऑल्सो, दैट ही न्यू कि उसको एक्सपीरियंस करके ही समझ में आएगा, and he made her experience it. All right, so here is the answer to that. And finally we have reached the proposal. So justify the title of the play, The Proposal. फार्सिकल प्ले है, यानी कि सब कुछ जो इसमें हो रहा है वो बहुत एग्जैजरेटेड है। इट इज अ सैटायर, इट इज मेकिंग फन ऑफ द वैल्यू जो लोग एक रिश्ते को देते हैं। और ये आज तक रेलेवेंट है, इंडियन अरेंज मैरिज सिनेरियो में तो बहुत ही रेलेवेंट है कि आप एक ऐसा पवित्र रिश्ता बनाने जा रहे हो जिसके बल पे पूरी सोसाइटी टिकी हुई है। मतलब एक
हस्बैंड वाइफ, एक फैमिली, मदर, इससे इम्पोर्टेंट कोई रिश्ता ही नहीं माना जाता, और उसकी बुनियाद इतनी कमजोर है, इतनी सुपरफिशियल है, इतनी शैलो है कि ये चलेगी, मेरे को देखने में अच्छी है, काम काज भी कर लेगी घर के, वो चलेगा मुझे, उस पे ऐसी प्रॉपर्टी है, आराम से जीऊंगी, ऐश करूंगी। ये आपकी बुनियाद है रिलेशनशिप्स की, एंड दैट इज व्हाट द प्ले इज आल्सो मेकिंग फन ऑफ, because it is relevant today. It was relevant back in Chekhov's time in Russia as well. The title of the play is The Proposal because Lomov एक proposal ही लेकर आता है चुबुकॉव और नतालिया के पास. The point was to make it a declaration of something special, कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, which is meant to be such an important thing, and it turns into an absolute disaster, as you know, because of the thinking of all of the characters involved. ठीक है, तो ये यहीं पे आंसर दिया हुआ है. एंड लास्ट क्वेश्चन फाइनली, व्हाट डिड नटालिया एंड लोमोव आर्ग्यू अबाउट? तो इसमें आप बस नॉर्मली एक्सप्लेन कर सकते हो. पहले उन्होंने ऑक्सन मेडोज का ओनरशिप किसके पास है, इसके पीछे लड़ाई की. नेक्स्ट उन्होंने इस बात में लड़ाई की कि किसका हंटिंग डॉग ज्यादा बेटर है. तो यही आपको नॉर्मली एक्सप्लेन करना है. आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. That brings us to the end. Hope I was able to clear everything out for you. Make sure that you're reading these answers ताकि आपको पता चले कि अपने thoughts को organize तरीके से English में कैसे explain करना है. If you want the PDF, say PDF in the comments. Share this video with the friends. Like the video if you liked it and subscribe to the channel. I will see you soon. Take care. Bye-bye.